अलग अलग औरंगजेब की नीतियों के भी विद्रोह किया। वो अलग बात थी कि औरंगजेब के शासनकाल में जितने भी विद्रोह हुए वो सारे के सारे विद्रोह, औरंगजेब के शासनकाल में जितने विद्रोह हुए सारे के सारे विद्रोहों पर औरंगजेब ने अपना जो नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक क्वेश्चन आता है कि किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी पे लटका दिया था? तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी पर लटका दिया था। एक क्वेश्चन इसी के साथ और मैं जोड़ देता हूं, सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए इसको मैं नोट कर दे रहा हूं, फांसी पर लटका दिया था। और एक है जफरनामा शब्द आप लोगों ने सुना होगा। तो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह ने जो है गुरु हरगोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास एक माफ़ीनामा, एक लेटर भेजा था जिसे जफरनामा कहाता है। आगे के उत्तरवर्ती जो मुगल बादशाह हैं उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जफरनामा जब प्रशासन आएगा तो उसमें इसका एक जिक्र आता है, ठीक है। तो इस तरीके से औरंगजेब के संदर्भ में जो है इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया है। अब इसके बाद 1700, जैसे मैंने बताया कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो, इसको नोट कर लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगाबाद में हुई। औरंगाबाद में हुई थी। ये हालांकि ये तो इम्पॉर्टेंट घटना नहीं है, लेकिन इसको ऐसे ही लिख दिए, नोट कर दिए। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके जितने पुत्र थे सब उसके पास नहीं थे। कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम समय में काफ़ी जो निराश हो गया था, कमज़ोर हो गया था, और वह जो है लगातार जो है इस बात को लेकर के पश्चाताप करता था कि उसने अपने जीवन में बहुत गलत काम किया। उसने अपने पिता को बंदी बना करके कारागार में डाला और उसके ही आंखों के सामने उसके परिवार के तमाम सदस्य काल के गाल में चले गए। जब वह मरणासन अवस्था में था तो उसके पास कोई भी अपना सगा संबंधी नहीं था। ऐसी स्थिति में वह जो है इस बात को लेकर के बहुत पश्चाताप करता था, बहुत रोता था, बहुत बिलखता था। और इन्हीं परिस्थितियों में 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की औरंगाबाद में मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके पुत्र उसके पास नहीं थे, वो सब दूर दूर थे। जब उन्हें पता चला तो वे लोग जो है इसके पहले जैसे शाहजहां के समय शासनकाल के उत्तराधिकार के युद्ध हुआ था, उसके सभी पुत्र भी उत्तराधिकार के युद्ध में फंस गए और उत्तराधिकार के युद्ध में उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद मुअज्जम जो है विजयी हुआ। और उसके बाद जब वापस आया तो देखा कि औरंगजेब ने अपने तकिए के नीचे एक वसीयतनामा तैयार किया था जिसमें उसने अपने राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों को बराबर भागों भाग में करके किया था। तो ये चीज़ें आती हैं। हालांकि एक क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपके एग्जाम इस प्रकार से कुछ आने वाला है तो इसका आपके एग्जाम उसका पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी चीज़ें कभी आप पढ़ें, बुक्स वगैरह पढ़ें तो आपको लगे कि चीज़ें जो है हैं ऐसा कुछ घटित हुआ था। तो अब इसके बाद हम लोग जो है
आगे उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन कौन से थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए, उन उत्तराधिकारियों पर क्वेश्चन आता है उत्तरवर्ती मुगल शासकों के रूप में। तो उन उत्तरवर्ती मुगल शासकों का नाम ही पर्याप्त है, उससे उनके नाम से आगे कोई कोई, इसीलिए मैं इसी में इसके साथ जोड़ दे रहा हूँ, छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं उत्तरवर्ती मुगल बादशाह। पहला था बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी। इसे कहा था साहेब खबर, यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, साहेब खबर। दूसरा मुगल बादशाह था जहांदार शाह, जहांदार शाह 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी। इसे कहते थे लंपट मूर्ख। तीसरा मुगल बादशाह था फर्रुखसियर, ये था 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी। इसको कहते थे घृणित कायर, घृणित कायर। चौथा मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, जो 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक मुगल बादशाह था। इसे कहाता है रंगीला। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मैच द फॉलोइंग करके, उत्तरवर्ती मुगल शासकों को लेकर के। चूँकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद प्रारंभिक जो 4 मुगल बादशाह हैं, उन्हें इतिहासकारों ने कुछ टाइटल दी है उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया था, साहेब खबर, शाह को खबर ही नहीं है कि उसके राज्य में क्या चल रहा है, तो उसे इतिहासकारों ने साहेब खबर कहा। लंपट मूर्ख, जहांदार शाह जो था लगभग 1 वर्ष तक बादशाह के पद पर रहा। बादशाह के पद पर रहते हुए उसने ऐसे निर्णय लिए जो मूर्खता की पराकाष्ठा थी, तो इतिहासकारों से कह दिया लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर जो था वो लगभग 6 वर्ष तक मुगल बादशाह की गद्दी पर था, लेकिन उसने जो है मुगल राज दरबार के भीतर ही लोगों को आपस में लड़ाया, कायरता का परिचय दिया। इसे इतिहासकारों ने घृणित कायर की संज्ञा दी। उसके बाद मोहम्मद शाह आए, ये 1719 से 48 तक मुगल बादशाह के पद पर रहे, लेकिन इनका ज़्यादातर समय सुरा और सुंदरी में बीता, रंगीन मिजाज के थे। ऐसी स्थिति में इतिहासकारों ने रंगीला नाम दे दिया। तो इस तरीके से प्रारंभ के 4 मुगल जो बादशाह थे, इन्हें ये संज्ञा दी जाती है। तो इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद 5वां जो मुगल बादशाह था वो था अहमद शाह। फिर अहमद शाह का जो शासन काल है वो 1748 ईस्वी से 1759 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये था 1700
1754 तक था। ये 1754 से 1759 तक था। और उसके बाद शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय। एक मिनट, यहाँ पे आलमगीर द्वितीय है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, फिर है अकबर द्वितीय, फिर है बहादुर शाह द्वितीय। ये 1759 से 1803, ये है 1803 से 1837, और ये है 1837 से 1857 ईस्वी। तो इतने मुग़ल बादशाह हुए हैं, इतने मुग़ल बादशाह हुए। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, इन्हें उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह कहा जाता है। और 1857 यहाँ पर आकर के मुग़ल वंश पूरी तरह से समाप्त होता है। तो ये तो मैंने एक क्रम दिया उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाहों का नाम। अब इसमें बहुत सारे घटनाक्रम हैं। अगर कहा जाए तो यहीं से भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि जो है जैसे इतिहास को हम लोग अध्ययन करते हैं तो इतिहास का प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो आधुनिक काल की कोई ऐसी डेट सीमा नहीं है। हालांकि भारत में आधुनिकता की जो शुरुआत हुई थी वो यूरोपियों के आगमन के समय हुई थी, और यूरोपियों का भारत में जो आगमन शुरू हुआ था वह लोदियों के समय में ही हो गया था। तो अब इसके बाद हम लोग जो है पहले यूरोपियों के आगमन का क्रम देखेंगे। जो यूरोपीय कंपनियां थी, चाहे पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाहों के शासनकाल में किस तरीके से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, और क्षेत्रीय राज्य कहाँ पर किस तरीके से स्थापित हुए, जो केंद्रीय सत्ता थी, केंद्रीय सत्ता अब क्षेत्रीय सत्ता के रूप में कैसे कन्वर्ट हुई, इन विषयों पर हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अलग अलग औरंगजेब की नीतियों के भी विद्रोह किया। वो अलग बात थी कि औरंगजेब के शासनकाल में जितने भी विद्रोह हुए वो सारे के सारे विद्रोह, औरंगजेब के शासनकाल में जितने विद्रोह हुए सारे के सारे विद्रोहों पर औरंगजेब ने अपना जो नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक क्वेश्चन आता है कि किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी पे लटका दिया था, तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी पर लटका दिया था।
एक क्वेश्चन इसी के साथ और मैं जोड़ देता हूं। सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए इसको मैं नोट कर दे रहा हूं, फांसी पर लटका दिया था। और एक है जफरनामा शब्द आप लोगों ने सुना होगा। तो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह ने जो है गुरु हरगोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास एक माफ़ीनामा, एक लेटर भेजा था जिसे जफरनामा कहाता है। आगे के उत्तरवर्ती जो मुगल बादशाह हैं उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जफरनामा जब प्रशासन आएगा तो उसमें इसका एक जिक्र आता है, ठीक है। तो इस तरीके से औरंगजेब के संदर्भ में जो है इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया है। अब इसके बाद 1700, जैसे मैंने बताया कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो, इसको नोट कर लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगाबाद में हुई। ये हालांकि ये तो इम्पॉर्टेंट घटना नहीं है, लेकिन इसको ऐसे ही लिख दिए, नोट कर दिए। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके जितने पुत्र थे सब उसके पास नहीं थे। कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम समय में काफ़ी जो निराश हो गया था, कमज़ोर हो गया था, और वह जो है लगातार जो है इस बात को लेकर के पश्चाताप करता था कि उसने अपने जीवन में बहुत गलत काम किया। उसने अपने पिता को बंदी बना करके कारागार में डाला और उसके ही आंखों के सामने उसके परिवार के तमाम सदस्य काल के गाल में चले गए। जब वह मरणासन अवस्था में था तो उसके पास कोई भी अपना सगा संबंधी नहीं था। ऐसी स्थिति में वह जो है इस बात को लेकर के बहुत पश्चाताप करता था, बहुत रोता था, बहुत बिलखता था। और इन्हीं परिस्थितियों में 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की औरंगाबाद में मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके पुत्र उसके पास नहीं थे, वो सब दूर दूर थे। जब उन्हें पता चला तो वे लोग जो है इसके पहले जैसे शाहजहां के समय शासनकाल के उत्तराधिकार के युद्ध हुआ था, उसके सभी पुत्र भी उत्तराधिकार के युद्ध में फंस गए और उत्तराधिकार के युद्ध में उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद मुअज्जम जो है विजयी हुआ। और उसके बाद जब वापस आया तो देखा कि औरंगजेब ने अपने तकिए के नीचे एक वसीयतनामा तैयार किया था जिसमें उसने अपने राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों को बराबर भागों भाग में करके किया था। तो ये चीज़ें आती हैं। हालांकि एक क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपके एग्जाम इस प्रकार से कुछ आने वाला है तो इसका आपके एग्जाम उसका पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी चीज़ें कभी आप पढ़ें, बुक्स वगैरह पढ़ें तो आपको लगे कि चीज़ें जो है हैं ऐसा कुछ घटित हुआ था। तो अब इसके बाद हम लोग जो है आगे उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन कौन से थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए उन उत्तराधिकारियों पर क्वेश्चन आता है उत्तरवर्ती मुगल शासकों के रूप में। तो उन उत्तरवर्ती मुगल शासकों का नाम ही पर्याप्त है, उससे उनके नाम से आगे कोई, इसीलिए मैं इसी में इसके साथ जोड़ दे रहा हूँ, छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं उत्तरवर्ती मुगल बादशाह।
पहला था बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी। इसे कहा था साहेब खबर। यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, साहेब खबर। दूसरा मुगल बादशाह था जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी। इसे कहते थे लंपट मूर्ख। तीसरा मुगल बादशाह था फर्रुखसियर। ये था 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी। इसको कहते थे घृणित कायर। घृणित कायर। चौथा मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। जो 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक मुगल बादशाह था। इसे कहाता है रंगीला। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मैच द फॉलोइंग करके, उत्तरवर्ती मुगल शासकों को लेकर के। चूँकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद प्रारंभिक जो 4 मुगल बादशाह हैं उन्हें इतिहासकारों ने कुछ टाइटल दी है उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया था, साहेब खबर। शाह को खबर ही नहीं है कि उसके राज्य में क्या चल रहा है, तो उसे इतिहासकारों ने साहेब खबर कहा। लंपट मूर्ख। जहांदार शाह जो था लगभग 1 वर्ष तक बादशाह के पद पर रहा। बादशाह के पद पर रहते हुए उसने ऐसे निर्णय लिए जो मूर्खता की पराकाष्ठा थी, तो इतिहासकारों से कह दिया लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर जो था वो लगभग 6 वर्ष तक मुगल बादशाह की गद्दी पर था, लेकिन उसने जो है मुगल राज दरबार के भीतर ही लोगों को आपस में लड़ाया, कायरता का परिचय दिया। इसे इतिहासकारों ने घृणित कायर की संज्ञा दी। उसके बाद मोहम्मद शाह आए। ये 1719 से 48 तक मुगल बादशाह के पद पर रहे, लेकिन इनका ज़्यादातर समय सुरा और सुंदरी में बीता, रंगीन मिजाज के थे। ऐसी स्थिति में इतिहासकारों ने रंगीला नाम दे दिया। तो इस तरीके से प्रारंभ के 4 मुगल जो बादशाह थे इन्हें ये संज्ञा दी जाती है। तो इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद 5वां जो मुगल बादशाह था वो था अहमद शाह। फिर अहमद शाह का जो शासन काल है वो 1748 ईस्वी से 1759 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये था 1754 तक था। ये 1754 से 1759 तक था। और उसके बाद शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय। 1 मिनट।
यहाँ पे आलमगीर द्वितीय है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, फिर है अकबर द्वितीय, फिर है बहादुर शाह द्वितीय। ये 1759 से 1803, ये है 1803 से 1837, और ये है 1837 से 1857 ईस्वी। तो इतने मुग़ल बादशाह हुए हैं, इतने मुग़ल बादशाह हुए। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, इन्हें उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह कहा जाता है। और 1857 यहाँ पर आकर के मुग़ल वंश पूरी तरह से समाप्त होता है। तो ये तो मैंने एक क्रम दिया उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाहों का नाम। अब इसमें बहुत सारे घटनाक्रम हैं। अगर कहा जाए तो यहीं से भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि जो है ऐसे इतिहास को हम लोग अध्ययन करते हैं तो इतिहास का प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो आधुनिक काल की कोई ऐसी डेट सीमा नहीं है। हालांकि भारत में आधुनिकता की जो शुरुआत हुई थी वो यूरोपियों के आगमन के समय हुई थी, और यूरोपियों का भारत में जो आगमन शुरू हुआ था वह लोदियों के समय में ही हो गया था। तो अब इसके बाद हम लोग जो है पहले यूरोपियों के आगमन का क्रम देखेंगे। जो यूरोपीय कंपनियां थी, चाहे पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाहों के शासनकाल में किस तरीके से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, और क्षेत्रीय राज्य कहाँ पर किस तरीके से स्थापित हुए, जो केंद्रीय सत्ता थी, केंद्रीय सत्ता अब क्षेत्रीय सत्ता के रूप में कैसे कन्वर्ट हुई, इन विषयों पर हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।